जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे और सिर्फ इसी क्लास में दोस्तों लैब असिस्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम बात कर देंगे। तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता हम इसी तरह की क्लासेज आप सभी को देते रहते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों यूसीआईएल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उन सभी क्लासेस के लिए, उन सभी पोस्ट के लिए और उन सभी वैकेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें लैब असिस्टेंट मतलब लैब असिस्टेंट का सिलेबस होता है। तो दोस्तों लैब असिस्टेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यूसीआईएल के लिए जो है इस क्लास को डिजाइन किया गया है। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करें, लाइक डिसलाइक भी करते रहिए, ठीक है ना। आराम से अंत तक वीडियो को देखिएगा। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और काफी मेहनत से दोस्तों हार्ड वर्क करके क्वेश्चन को मैं ढूंढता हूँ, ऐसे नहीं बस उठा के पढ़ा दिया। चलिए दोस्तों अंत तक वीडियो को देखिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं, कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं, पूरा नहीं लिखो, मैं आगे लिख दे रहा हूं। कह रहा है जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उनमें किस चीज की कमी होती है। ऑप्शन दे दो, सल्फर डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जिस मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं ना, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है दोस्तों? नाइट्रोजन की कमी होती है। अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए, जिस भी मिट्टी में कीटाणुनाशक पौधे उगते हैं उसमें किसका मतलब किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, लैब असिस्टेंट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है प्याज छीलने के दौरान प्याज छीलने के दौरान आंसू निकलने का कारण है। आंसू जो टीयर्स होते हैं ना, उसके निकलने का क्या कारण है? आंसू निकलने का कारण है। चलिए, क्या जैसे आप सभी को पता है, जब हम प्याज छीलते हैं, क्या छीलते हैं? प्याज छीलते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब आंसू प्याज छीलने में निकलते हैं या क्या मतलब कोई चीज याद करके आंसू निकलते, अलग मैटर करता है। लेकिन जब आप प्याज छीलिए ना तो आंसू निकलते हैं। आंसू से ज्यादा प्यार होता है, इसलिए वो निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि प्यार में तो आंसू बहता ही बहता है, तो प्याज से भी प्यार हो जाता है, इसलिए वो भी आंसू बहा ही रहा है। लेकिन उसकी तरफ ना ध्यान देते हुए हमें ये सोचना प्याज छीलने के दौरान आंसू क्यों जो है निकलते, किसके वजह के कारण, किस एसिड के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है सल्फेनिक एसिड के कारण। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सल्फेनिक एसिड, सल्फेनिक अम्ल के कारण प्याज छीलने के दौरान क्या निकलता है? आंसू निकलता है। यह क्या दोस्तों, सल्फर जो होता है ना, यानी कि चूंकि यहाँ पे सल्फर एयर के साथ रिएक्ट करके, कोई पूछ ले सल्फेनिक कैसे बनता है, तो सल्फर और एयर मिक्स करके सल्फेनिक बनता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए, अदरक लहसुन में भी यही सेम टू सेम सल्फेनिक एसिड पाया जाता है। अदरक में भी ऐसे होता है और लहसुन में भी यही चीजें होती हैं। सल्फोनिक कभी कभी आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा प्याज छीलने के दौरान आंसू निकलने का कारण सल्फेनिक एसिड है, अर्थात सल्फेनिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि मानव रोग दुनिया के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाए, एक बड़े क्षेत्र में फैल जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? चीजों को समझिएगा। यदि मानव रोग दुनिया के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाए, जैसे मान लीजिए इस समय है कोरोना, कोविड-19 अर्थात कोरोना है, तो दोस्तों कोरोना क्या, एक पेंडेमिक है जिसे हम महामारी बोलते हैं। तो जो कोई भी डिजीज होता है ना, दुनिया के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है, उसको बोलते हैं महामारी, और इंग्लिश में पेंडेमिक बोलते हैं। ओके, क्या बोलेंगे? महामारी। यहाँ पे चीजों को समझ लीजिएगा, यानी कि यदि मानव रोग दुनिया के बड़े क्षेत्र में फैल जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? महामारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महामारी बोलते हैं। याद रखिए, इंग्लिश में इसको पेंडेमिक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त कैंसर के इलाज में क्या उपयोग किया था? जो ब्लड कैंसर होते हैं, रक्त कैंसर के इलाज में
रक्त कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? चीजों को समझ लीजिएगा। रक्त कैंसर यानी कि हम दोस्तों बोलते हैं ब्लड कैंसर। दोस्तों ब्लड कैंसर या फिर कोई भी कैंसर होता है ना, उसमें जो है थेरेपी का यूज अधिकतर हम करते हैं। और जब कैंसर होता है, कैंसर के दोस्तों 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। अगर आप फर्स्ट स्टेज में कैंसर को पहचान गए या सेकेंड स्टेज में कैंसर को पहचान गए तो आपको कैंसर होने के चांसेस तो मतलब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कैंसर थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में चला जाता है तो आदमी की डेथ हो जाती है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो रक्त कैंसर के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों रक्त कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। किसका? कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे आयोडीन का पूछ लेता है। आयोडीन मतलब किसके लिए यूज होता है? तो थायराइड के लिए आयोडीन का यूज किया जाता है। अच्छे से समझ में आ रहा है क्वेश्चन दोस्तों? वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे हमारे सामने लैब असिस्टेंट यूसीआईएल प्रीवियस ईयर के दोस्तों देखिए ध्यान से समझिएगा। हम बात करेंगे यूसीआईएल में। तो दोस्तों यूसीआईएल का प्रीवियस ईयर में दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज नहीं था। अभी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। प्रोफेशनल नॉलेज था ही नहीं, इंटरव्यू होता था, लेकिन अब प्रोफेशनल नॉलेज को ऐड किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये पहला एग्जाम है। कुछ क्वेश्चंस अगर प्रोफेशनल नॉलेज का मिल जाता तो मैं वो सब करा रहा हूँ लैब असिस्टेंट का। तो प्रोफेशनल नॉलेज की क्लासेज आप रेगुलर देखते रहिए और इस क्लास में ज्यादातर डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और सिलेबस भी प्रोफेशनल नॉलेज का लैब असिस्टेंट का चैनल पे मौजूद है, जाकर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, धारिता सी, आवेश Q और विभव V के बीच कौन सा संबंध होता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बात करेंगे धारिता C और आवेश Q और विभव V के बीच कौन सा संबंध होता है? तो ये होता है दोस्तों Q इज इक्वल टू CV। क्या संबंध होता है? Q इज इक्वल टू CV, यही इसके बीच के रिलेशन होता है। धारिता C, आवेश Q और विभव V के बीच कौन सा संबंध सत्य होता है दोस्तों? Q बराबर CV होता है। क्या होता है? Q बराबर CV। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, तरंग की आवृत्ति F और आवर्तकाल T के बीच उचित संबंध क्या है? जो तरंग होते हैं दोस्तों, तरंग की आवृत्ति F और जो उसका आवर्तकाल होता है, उनके बीच का संबंध क्या होता है? तो बीच का संबंध दोस्तों होता है F इंटू टी इज इक्वल टू 1। क्या हो जाता है? F इंटू टी इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण को इंग्लिश हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण को बोला जाता है इंग्लिश में कॉनकेव मिरर। तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को क्या बोला जाता है? तो दोस्तों जो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब बिंदु करेक्टली मिल जाए ना तो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता है। तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ तक होगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, भारत का, देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस अंतरिक्ष से भी एक दो क्वेश्चन दिए तो मैं बता रहा हूं। भारत का रॉकेट प्रक्षेपण कौन सा है? रॉकेट प्रक्षेपण, भारत का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कौन सा है? तो ऑप्शन में क्या क्या था दोस्तों बता दे रहा हूं। श्री हरिकोटा एक था। क्या दोस्तों? श्री हरिकोटा एक तो ये ऑप्शन था श्री हरिकोटा। एक था तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और एक हमारे सामने था उड़ीसा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो भारत का रॉकेट प्रक्षेपण पैड ये तीनों का तीनों है दोस्तों। श्री हरिकोटा, तिरुवनंतपुरम और उड़ीसा, तीनों का तीनों भारत का रॉकेट प्रक्षेपण पैड है। कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 9 हमारे सामने, मिट्टी के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टी इंग्लिश भी बताऊंगा दोस्तों, परेशान मत रहिए। मिट्टी के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? मिट्टी के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश होगा द स्टडी ऑफ सोइल। द स्टडी ऑफ सोइल इज नोन एज, यानी कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन हमारे सामने था ऑस्टियोलॉजी, पेडोलॉजी, रेनोलॉजी, एंथ्रोलॉजी।
ओके, ये हमारे सामने क्या था, ऑप्शन था। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिएगा, हमारे पास ऑप्शन था ऑस्टियोलॉजी। क्या था, ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं, ऑस्टियोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, रेनोलॉजी, रेनोलॉजी, और उसके बाद एंथोलॉजी। तो ये हमारे सामने क्या था दोस्तों, ऑप्शन था। चीजों को देखिएगा, द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन ऑस्टियोलॉजी, पेडोलॉजी, रेनोलॉजी और एंथोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे ऑस्टियोलॉजी की। तो ऑस्टियोलॉजी द स्टडी ऑफ बोन्स बोलते हैं, यानी कि हड्डियों के अध्ययन को, यानी कि बोन्स के स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। चीजों को समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी बोलते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, एंथोलॉजी बोलते हैं। समझ गया ना। अब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। मिट्टी के अध्ययन को द स्टडी ऑफ सॉइल, इसका राइट आंसर ये होता है ऑप्शन नंबर बी, द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। और रेनोलॉजी बोलता है दोस्तों नाक गुहा, जैसे यहाँ पे नाक है ना, तो नाक के रास्ते से जो भी चीजें मतलब वहां से जो रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं रेनोलॉजी। समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा था, भाप इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है, भाप इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे देखिएगा, भाप इंजन किस सिद्धांत पर आधारित है, इंग्लिश में आपको बता दे रहा हूँ, नहीं तो फिर कहेंगे सर इंग्लिश नहीं बताया। स्टीम इंजन इज बेस्ड ऑफ, स्टीम इंजन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। ऑप्शन हमारे सामने है, बर्नौली का सिद्धांत, ऊष्मा प्रवैगिकी का पहला नियम, स्वप्रेरण या छड़ों का सिद्धांत। बर्नौली प्रिंसिपल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड ऑप्शन, थर्ड है सेल्फ इंडक्शन, थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। तो हम बात करेंगे भाप इंजन दोस्तों ऊष्मा प्रवैगिकी के प्रथम नियम पर, ऊष्मा गतिकी के, ऊष्मा गतिकी के यानी कि थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम पर आधारित है। चीजों को समझ लीजिएगा, जो भाप इंजन पूछ लिया किस किस सिद्धांत पर है, तो ऊष्मा गतिकी के प्रथम सिद्धांत पर, किसके, ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम पर या प्रथम सिद्धांत पर ये भाप इंजन जो है दोस्तों अवेलेबल होता है, यानी कि उपस्थित होता है। अब यहाँ पे एक नाम आपने सुना, बर्नौली का प्रमेय, नाम सुना, बर्नौली का प्रमेय। तो ये सर ये बर्नौली का प्रमेय क्या, तो कमेंट में मतलब आप रिप्लाई करिएगा कि बर्नौली के प्रमेय किस सिद्धांत पर है, बर्नौली के प्रमेय का क्या यूज है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 11 की तरफ आ जाते हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को लेकर चलते, 11, 12, 13, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 क्या रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस भाग से निकलती हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, कहां से, उत्तरी ध्रुव से। और उत्तरी ध्रुव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। इंग्लिश में इसका आपको बता दे क्वेश्चन, नहीं तो फिर आप कहेंगे सर इंग्लिश में नहीं बता, इंग्लिश में भी सुन लीजिए, एक सेकेंड का मुझे थोड़ा समय दीजिए। हाँ, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब की एसआई इकाई क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। चीजों को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों यानी कि देखेंगे दाब की जो एसआई इकाई है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, दाब की जो है, देखिए दाब बराबर क्या होता है दोस्तों, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब इज इक्वल टू बल अपान क्षेत्रफल। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, न्यूटन को एस एन से शो करते हैं, और क्षेत्रफल का मात्रा मीटर में चेंज करते हैं, और यहाँ मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोस्तों ये होता है। और हम इसे पास्कल भी बोलते हैं, चीजों को समझ लीजिएगा। दाब की एसआई का तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर सत्य है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसी चीज को हम पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। तो दाब की एसआई इकाई को क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे न्यूटन बल की एसआई इकाई है, एक सेकेंड थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, एक सेकेंड। पास्कल यहाँ पे
ऑप्शन में जो था दोस्तों बता दे रहा, ऑप्शन था पास्कल, न्यूटन, वाट और कैंडेला, ये ऑप्शन में था। तो दोस्तों पास्कल है ना, तो राइट आंसर ए के साथ अर्थात पास्कल हो जाता, तो यहाँ पे पास्कल के साथ जाएंगे। अगला कह रहा है जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो रंग क्या हो जाता है। चीजों को समझ लीजिएगा, जब एसिड माने अम्ल को मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो दोस्तों इसका जो कलर हो जाता है ना, इसका जो कलर होता है वह रेड हो जाता है। रेड बोले तो लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्लास ज्यादा देर तक दोस्तों लग रहा चल नहीं पाएगी, बगल में ट्रैक्टर वोक्टर का काम चल रहा, सॉरी उसके लिए। मैं चाहता तो देर तक मैं चलाना चाह रहा था, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है ना, फिर गाँव में रहता हूँ ना, यही प्रॉब्लम मेरे लिए हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 13 हो गया ना, पर तेजी के साथ क्वेश्चन को मैं लेके चला, 2-3 क्वेश्चन हो जाए तो ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। गांव में रहने से ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ट्रैक्टर टाली ये वो। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। अगला है कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी कि कार्बन में कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों देखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और ये कार्बन, परमाणु क्रमांक 6 हो गया ना, तो परमाणु क्रमांक जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अभी जब तक क्लास को नहीं रोक रहा हूं, अंत तक देखिएगा। तो कार्बन में परमाणुओं की संख्या दोस्तों 6 होती है, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। और यहाँ पे बाहर ये देखिए, कार्बन को कार्बन है ना, तो 2 और 4, तो बाहर में कितने उपस्थित है? बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 यहाँ पे फुल है, 4 फुल नहीं है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुरुष में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। उत्पादन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। अच्छे से क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा पुरुष में जो शुक्राणु होते हैं ना, उनके उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो इसको हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो पुरुष में दोस्तों जो शुक्राणु होते हैं उनके उत्पादन के लिए जिम्मेदार कौन है? टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे जिम्मेदार है, ठीक है ना। और महिलाओं की बात करेंगे मादा के लिए, तो एस्ट्रोजन। मादा के लिए दोस्तों होता है एस्ट्रोजन, और यहाँ पे पुरुष के लिए होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना यहाँ पे। और एक होता है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो शरीर के उपापचय दर को विनियमित करने में मदद करता है, ये हो गया। और एक एड्रेनालाइन हार्मोन। एड्रेनालाइन हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में किसी भी खतरा होता है ना, तो उसके प्रतिक्रिया करने के लिए दोस्तों जिम्मेदार होता है। अर्थात कोई खतरा आता है ना, तो पहले से ही हम सतर्क हो जाते हैं। तो ये हार्मोन है एड्रेनालाइन, जो कि हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त समूह की खोज किसने की। जी हाँ दोस्तों, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज किसने की। तो रक्त समूह की खोज किसने की और कब हुआ। तो दोस्तों रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो रक्त समूह की खोज किसने की? 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने दोस्तों रक्त समूह की अर्थात खोज की। और यहाँ पे दोस्तों 1930 में अर्थात 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चैनल में पहली बार है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारे ग्रुप्स में आप ऐड हो जाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन दोस्तों काफी अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर से सिलेक्ट करके बता रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डीएनए की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड डीएनए? चीजों को समझ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में सब क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। डीएनए की खोज की अगर हम बात करेंगे, डीएनए के आविष्कारक की, तो ये थे जेम्स वाटसन तथा क्रिक। कौन थे दोस्तों? जेम्स वाटसन एंड क्रिक। ये क्रिक जैसे लिखा है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट के सर आपको क्रिक की स्पेलिंग नहीं पता है, तो हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जेम्स वाटसन एंड क्रिक। तो यहाँ पे दोस्तों डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की। और एक और क्वेश्चन यहीं से अगर पूछ लेता है, एक और क्वेश्चन है कि आरएनए की खोज किसने की, तो आप क्या बताएंगे? आरएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने की। किसने? आर्थर अर्ग ने की। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर यहीं पर आरएनए पूछ लिया तो फिर आप क्या कहेंगे? जेम्स वाटसन एंड आर्थर अर्ग। जेम्स वाटसन एंड आर्थर अर्ग। एक और क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड विटामिन? तो दोस्तों विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने की थी? फंक ने। इतना क्वेश्चन यहाँ से, या जो साइड में क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, उसको भी थोड़ा समझते चलिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं तो फिर आप कहेंगे रे सर तो ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर की बातें आप लोग करने लगते हैं। एक सेकंड दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घुटने में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? घुटने में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? चीजों को समझ लीजिएगा। तो घुटने में अस्थियों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। जिसका नाम है पटेला। क्या होता है? पटेला बोलते हैं। नाम याद रख लीजिएगा, ये भी पूछ लेता है। तो घुटने में अस्थियों की संख्या 2 होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। एक और आता है कान में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो कान में अस्थियों की संख्या ओवरऑल 6 होती है। कितनी होती है? 6। यहाँ पे मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ये चीजें होती हैं, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों लसिका किसका निर्माण करती है? लसिका किसका निर्माण करती है? यहाँ पे दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, लसिका किसका निर्माण करती है? तो दोस्तों लसिका जो है लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? लिम्फोसाइट्स का। लसिका की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? लिम्फोसाइट्स का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। लसिका की बात करेंगे तो लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 20। ये क्वेश्चन पूछ लिया था, पित्ताशय किसके आकार की एक थैली होती है? किसके आकार की एक थैली होती है? चीजों को समझ लीजिएगा। जो पित्ताशय होता है किसके आकार की एक थैली होती है, मतलब किसके आकार जैसा होता है? तो दोस्तों पित्ताशय होता है नाशपाती के आकार जैसा। किसका आकार जैसा? नाशपाती। तो नाशपाती आप लोग जरूर खाए होंगे, तो आप सभी को पता होगा कि हाँ पित्ताशय ऐसे ही होता है। ठीक है ना। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।